के जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस थे उनको हम आज कंप्लीट करते हैं। तो बेटा ये जैसे कि आप सबको बताया था, जीबीटी सेकेंड ईयर के बच्चों का पेपर नंबर 2 चल रहा है और उसमें 3rd यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता बेटा वो ध्यान देंगे हम कि ये किस यूनिट का क्वेश्चन चल रहा है। बेटा यूनिट 3rd का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता देती हूँ ये किस पेज नंबर पे है, क्योंकि आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं वो हिंदी में नहीं है, हिंदी मीडियम में नहीं है, सॉरी इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो ये क्वेश्चन बच्चे बेसिकली दिया गया है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 136 पे, पेज नंबर 136, ठीक है। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय संगठन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका हिंदी में क्या क्वेश्चन है, विद्यालय संगठन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने बेटा आंसर्स 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे एम्स को मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेटा डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसका मीनिंग लिख सकते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सीधा हम किसकी बात करेंगे, एम्स। तो पहला एम क्या है बेटा, टू एनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड द एबिलिटी टू वैल्यू ईच पर्सन्स ओन वर्थ थ्रू अ हैप्पी, केयरिंग एंड रिचिंग एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। तो पहला हमारा उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे के बेटा आत्मसम्मान है ना, आत्मसम्मान की बढ़ोतरी के लिए, उसको और ज्यादा उसके विस्तार के लिए हम क्या करेंगे, अपने संगठन में आपस में एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे, एक देखभाल वाला, एक खुश मिजाज वाला, एक है ना खुशहाली वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो बेटा, उन सब को क्या हो कि आपस में वो कोऑपरेट करके काम कर सकें। तो पहला हमारा ऑप्शन एम क्या कहता है, एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। अब ये सुरक्षित वातावरण किसको प्रदान करना है, वहां के एम्प्लॉयज को। तो उनके लिए बेटा देखभाल, उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी करना, है ना, उनको एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना उन लोगों के लिए। तो ये पहला एम है किसके लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो पहला काम है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सेकंड हमारा फंक्शन क्या कहता है, टू डेवलप द नेचुरल क्यूरियोसिटी दैट चिल्ड्रन एग्जिबिट अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर वर्ल्ड एंड यूज देयर क्यूरियोसिटी टू फोस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्निंग। अब सेकंड हमारा बेटा एम क्या कहता है कि बच्चों में एक प्राकृतिक, छात्रों में एक प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास करना। अब ये बेटा क्यूरियोसिटी, आप सबको पता है किसी चीज को जानने की इच्छा, जब बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाए चीजों को जानने के लिए, नेचुरल का मतलब क्या है कि उसके लिए वो इंटरनली उसको जानने के लिए क्यूरियस हो जाए, आर्टिफिशियली उस पर प्रेशर ना हो, वो उस चीज को खुद से जानने के लिए वो क्यूरियस हो जाए और अपने आप आसपास के वातावरण से, आसपास के एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से नॉलेज को एक्वायर करे। और साथ में बेटा उन सीखने के लिए बच्चों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। तो लिख सकते हो बेटा, बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास किया जाए ताकि वह अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित हो और सीखने के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जाए। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि टू डेवलप ईच इंडिविजुअल to her his potential through offering a wide range of high quality experiences। अब थर्ड वन में कहता है कि जितने भी हमारे यहाँ बेटा, हमारे स्कूल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी बेटा हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब में एक हर पर्टिकुलर पर्सन में पोटेंशियल को बेटा क्या करना, डेवलप करना। पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ
कि उनकी क्षमता का विकास करना, क्षमता का विकास करना। क्यों करना? ताकि वो अपने जो अनुभव है उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है? टू डेवलप सोशल अवेयरनेस, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी थ्रू द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। छात्रों में और शिक्षकों में, शिक्षकों हिंदी में लिख सकते हो बेटा, शिक्षकों तथा छात्रों में सामूहिक उत्तरदायित्व तथा परानुभूति का विकास करना। यह प्रक्रिया सामाजिक अधिगम के संदर्भ में हो। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, जैसे शिक्षक हुए, छात्र हुए, उनमें एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना। ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी बेटा टीचर्स हुए तो वो भी ग्रुप में काम करते हैं, स्टूडेंट्स है तो वो भी ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना और उनमें एम्पैथी को डेवलप करना। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी? जैसे कि सिंपैथी का मतलब क्या है? दया भावना रखना। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अपने आप को रखकर एनालाइज करना कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या मैं भी ये डिसीजन ले पाता। तो एम्पैथी को डेवलप करना ताकि कोई सेल्फिश ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ आए। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बेटा, टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस विच इनेबल चिल्ड्रन टू एक्वायर concepts and skills which will help them understand themselves, the culture and the world in which they live. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा बेटा एम क्या रहेगा कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करे? छात्रों को, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करे ताकि छात्र अपने आसपास के जगत, संस्कृति तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करने का कौशल विकसित कर पाए। ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप हो जाता, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ पाए। जैसे कि आसपास के सराउंडिंग्स की नॉलेज हो पाए। आसपास के सराउंडिंग्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सबको पता है बेटा, ईवीएस में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें बेटा कुछ थीम्स होती है ना, कि प्लांट्स के बारे में पढ़ाना, एनिमल्स के बारे में पढ़ाना, शेल्टर्स के बारे में पढ़ाना, फूड के बारे में पढ़ाना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनको बच्चों को सिखाना है। और साथ में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ? बच्चों के सामने लाइव एक्सपीरियंसेस या लाइव एग्जांपल्स दिखाइए ताकि बच्चे उसको खुद फील कर पाए। बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को प्लांटिंग सिखा रहे हो, प्लांट्स को लगाना सिखा रहे हो, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को खुद को प्लांट्स लगाने के लिए कहिए। तो उससे बेटा बच्चा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को लेता है। जैसे आप बच्चे को सनलाइट के बारे में पढ़ाना चाहते हो कि भाई उसका एनर्जी कितना ज्यादा होता है, सनलाइट का एनर्जी, हम उससे बेटा फूड को पका सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप मॉडल बच्चों को बनवाओ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो अगला हमारा एम क्या रहेगा कि बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने आप से अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपने आसपास के कल्चर, अपने आसपास की जो बेटा उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में चीजों को जान पाए और उससे रिलेटेड स्किल्स को डेवलप कर पाए, है ना।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, टू डेवलप चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, हाँ, टू डेवलप चिल्ड्रंस इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बाय ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब बच्चों के सामने डिफरेंट डिफरेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, एक्सपीरियंस, अनुभव उसके सामने रखेंगे, जिससे कि बच्चे में बहुत ज्यादा सृजनात्मकता का विकास हो पाए। तो लिखेंगे इसको हिंदी में, छात्रों में कल्पना तथा सृजनात्मकता का विकास करना। छात्रों में इससे ऊपर लिखेंगे आप, विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा छात्रों में कल्पना तथा सृजनात्मकता का विकास करना। तो बच्चों के सामने अलग अलग बेटा एक्सपीरियंसेस उनके सामने रखने, ताकि बच्चा चीजों को सीख पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, टू प्रमोट अ हेल्थ कॉन्शियस एनवायरनमेंट। बच्चे में बच्चे के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कि बच्चों के लिए, जो उसके एम्प्लॉयज है, टीचर्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें बच्चा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, एक हाइजीन का कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप करना। तो लिखेंगे बेटा इसको हिंदी में, स्वास्थ्य संबंधी वातावरण का विकास करना। मतलब जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, वो हेल्थ को लेकर भी बहुत ज्यादा क्या हो, कॉन्शियस हो। जैसे कि आप इसमें कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को, जब क्लास में बेटा समझाया जाता है तो क्लास में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के चार्ट लगवाए जाते हैं, वाइटामिन के बारे में, आपके प्रोटीन कितना लेना चाहिए इस एज में, तो इसी पूरा चार्ट बताना कि वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ना। तो वाटर के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में। तो एक हेल्थ से रिलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये कैसे हो सकता है, ये टीचिंग के थ्रू हो सकता है, एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। बच्चों के सामने जो भी आप बेटा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें कुछ इस तरह से आपको क्रिएट करना है कि वो ऑटोमेटिकली हेल्थ जैसे कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि हेल्थ का अच्छा होना कितना जरूरी है। और इवन इसके लिए और स्कूल में क्या क्या वर्क किए जाते हैं हेल्थ कॉन्शियस एनवायरनमेंट के लिए। अब मॉर्निंग का जो असेंबली होता है, मॉर्निंग में असेंबली होता है ना, प्रेयर जिसे आप कहते हैं, तो उसमें बच्चों का पीटी का सेशन होता है, 10 मिनट तक बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों का जो एज होता है वो डेवलपिंग होता है, उसका बॉडी डेवलप हो रहा है बच्चों का, तो उससे रिलेटेड बेटा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बॉडी की मूवमेंट होती रहे और बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। तो इस तरह की हेल्थ कॉन्शियस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करती है। साथ में बेटा स्पोर्ट्स, स्कूल में बेटा आपने देखा होगा स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ना। स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो। योगा ट्रेनिंग आजकल दिया जाता है। इसके अलावा बेटा असेंबली मैंने आपको बता ही दिया, और हेल्थ एजुकेशन की बुक भी है बेटा, है ना। हेल्थ एजुकेशन की बुक्स भी स्कूल्स में लगी होती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। पीटी टीचर भी होता है आपके बेटा वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करता है। तो इससे रिलेटेड हम कॉन्शियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगला है टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन होम, स्कूल एंड द कम्युनिटी। तो इसमें हम हिंदी में क्या लिखेंगे, घर विद्यालय, तथा समुदाय के बीच सकारात्मक वातावरण या संबंध का विकास करना। अच्छा, ये तीनों का मतलब क्या हुआ बेटा, होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि घर और स्कूल कहाँ होता है, कम्युनिटी के अंदर होता है ना। घर और स्कूल से धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं और एक कम्युनिटी को बनाते हैं, और कम्युनिटी का पार्ट ही स्कूल और क्या है, घर है। तो इन तीनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो पाए। बैलेंस किस में क्रिएट हो पाए, इन द सोसाइटी, बैलेंस इन द
सोसाइटी, अब समाज में एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल का काम क्या होता है कि बच्चों को एक सोशल पर्सन बनाना है जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव वर्क करे। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, वो भी पॉजिटिव, ताकि बच्चे का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो पाए। जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हो आप ब्रेड फूड के बारे में, म्यूजियम के बारे में पढ़ाना चाहते हो, गांधी जी के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? कम्युनिटी रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब आसपास की कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे बच्चे को वो चीज़ों को और अच्छे से समझाया जा सके। जैसे कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, अब वो लाल किले के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप उसको रेड फोर्ट दिखाओगे तो बहुत अच्छे से समझेगा ना। तो ये सब क्या है, इनको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा कहते हैं, जो हमारे जिस जगह हम रहते हैं उस कम्युनिटी के आसपास वो पाया जाता है। तो अगर बेटा दोनों के तीनों के बीच में, घर, स्कूल और कम्युनिटी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा तो हम इन सारे रिसोर्सेज को एजुकेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो बच्चा इससे बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा और बच्चे को डायरेक्ट नॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, एक्सपीरियंसेस नहीं मिल पाएगा। तो बहुत जरूरी है इन तीनों के बीच में एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है टू प्रोवाइड अ ब्रॉड बैलेंस एंड डिफरेंशिएटेड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन इन कीपिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजुकेशन रिफॉर्म ऑर्डर। अब यहाँ पे ये क्या बात करता है, इसने कहा कि भी अगला हमारा फंक्शन क्या है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो भी हमारा शिक्षा से संबंधित सुधार वाले जितने भी बेटा निर्देश होते हैं, निर्देशन होते हैं, उससे संबंधित एक संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, ताकि जो सुधार किए जा रहे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, है ना। तो हम क्या इसमें लिख सकते हैं, शिक्षा संबंधी सुधार के लिए विभेदीकृत तथा संतुलित और व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करना। ठीक है, तो शिक्षा एजुकेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो भी बेटा हमारे लिए ज़रूरी है, हम सारी एक्टिविटीज़ को हम करेंगे ताकि एक बैलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहें तो बेटा इनके सब पॉइंट्स बनाकर इसको इलाबरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो बेटा इसको इसी तरह से रनिंग पॉइंट्स में लिख सकते हैं, है ना। तो हम जैसे कि अगर आप सब पॉइंट्स बनाना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, टू एनहेंस सेल्फ स्टीम अमंग द स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, टू डेवलप द नेचुरल क्यूरियोसिटी अमंग ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इसको डिटेल लिख सकते हो। इसी तरह से बेटा आप पॉइंट्स भी बना सकते हो और उनके अंदर इन डिटेल्स को लिख सकते हो। क्लियर, वो आपका बेटा तरीका है आंसर करने का। जैसे कि इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसमें लिख सकते हो बेटा टू डेवलप इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इस तरह से आप पॉइंट्स लिख सकते हो और इनको इलाबरेट कर सकते हो। तो ये मैंने आपके सामने कितने पॉइंट्स हो गए, आई थिंक 9 पॉइंट्स हो गए। तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज इन द क्रिएशन ऑफ कल्चर। हिंदी में हम ये क्वेश्चन हम हमारा कौन से पेज नंबर पे है मैं आपको बता देती हूँ। बेटा ये पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 140 पे बेटा ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज इन द क्रिएशन ऑफ कल्चर। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, हिंदी में इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा हुआ है, विद्यालय संस्कृति के सर्जन में स्कूल
क्रियाओं की क्या भूमिका है, वर्णन करें। ठीक है, तो ये बेटा हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका अपन उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले कल्चर, कल्चर होता क्या है, देखिए कल्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेन पेंसिल से कुछ भी कल्चर के बारे में हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। कल्चर हमें कहाँ से मिला होता है, हमें अपने पूर्वजों से मिला होता है। ये हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी वैल्यूज होते हैं, हमारे विजन होते हैं, इसको हम कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे कल्चर का मतलब क्या है, देखिए वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। कल्चर का मतलब क्या होता है कि कल्चर हम रात भर में पेन के द्वारा नहीं लिख सकते। ये हमें विश्वास, हमारे जो समुदाय हैं उनके विश्वासों से, उनके बेटा मूल्यों के द्वारा हमें जो संस्कृति है वो प्रदान होती है ना। तो चलो हिंदी में हम लिख लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं बेटा, इसको हिंदी में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, संस्कृति केवल पेन या पेंसिल के द्वारा रात भर में लिखी जाने वाली सामग्री नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, उस पर लिख देती हूँ, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें किसी संगठन से संबंधित, किसी संगठन से संबंधित ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी क्षमताओं का, अन्य सभी सभी क्षमताओं का, क्षमताओं तथा आदतों का समावेशन होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। तो क्या मतलब हुआ कि हम कल्चर को एक दिन में नहीं लिख सकते। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो बिलीव्स हैं, जो बहुत सालों से उनके साथ चलते आए हैं, उनके जो कुछ नियम है, प्रथाएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनसे बेटा हमारा जो संस्कृति है वो बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बेटा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर का क्या रोल है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला था हम उसी से लेकर चलते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
ठीक है, रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज इन द क्रिएशन ऑफ स्कूल कल्चर। अब स्कूल की जो हम देखिए विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मैं अगर बेटा इन एक्टिविटीज की बात करूँ, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूँ तो पहले हम एक्टिविटीज लिख लेते हैं, हम क्या क्या क्रियाएं स्कूल में कराते हैं। सबसे पहला होता है बेटा असेंबली। असेंबली क्या काम करता है, जो सुबह की प्रार्थना समय होता है, प्रार्थना कार्य जो सुबह किया जाता है, उसका क्या काम होता है, ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब एक तरीके से सारे लोग गैदर होते हैं, है ना, एक ही ग्राउंड में, तो कहीं ना कहीं सोशल वैल्यूज बच्चों में डेवलप होती है। तो पहला एक्टिविटी हो गया असेंबली। दूसरा हम क्या करते हैं, क्लासरूम। क्लासरूम टीचिंग। मैं तो पहले आपको एक्टिविटीज बता देती हूँ, अपने आप ही आप आंसर ढूंढ लोगे। क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कक्षा की शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। तीसरा हम एक्टिविटीज अगर मैं बताऊं तो हम क्लास में क्या काम करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को देते हैं, परियोजना कार्य देते हैं, लिख लेंगे परियोजना कार्य बच्चों को करने को देते हैं। बच्चों में ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं, सामूहिक क्रियाएं करवाते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, हम स्कूल में प्रत्येक त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, सारे त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, जितने भी राष्ट्रीय दिवस होते हैं हम उनको भी मनाते हैं, है ना। और हम और क्या करते हैं, स्कूल पार्लियामेंट का भी बनाते हैं, स्कूल पार्लियामेंट का निर्माण किया जाता है। स्कूल ग्रुप बनाए जाते हैं। तो हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ना। इसके अलावा बेटा सेमिनार्स हो गए, कंपटीशन हो गए, लैंग्वेज क्विज हो गए, अलग अलग लैंग्वेज क्विज होते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हम स्कूल में कराते हैं, क्यों कराते हैं बेटा, इसके पीछे कहीं ना कहीं कल्चर को प्रमोट करने का रीजन होता है। स्कूल का कल्चर क्या होता है, स्कूल का कल्चर सिंपल सा है कि सुबह असेंबली है तो सारे बच्चों को असेंबली में प्रेजेंट होना है। एक स्कूल की यूनिफॉर्म है जो सबको एक सेम आइडेंटिटी डिफाइन करती है, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, एक सबको एक आइडेंटिटी बना देती है उस स्कूल के लिए। तो हर स्कूल की एक अपनी यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म क्या काम करती है, एक कल्चर मेंटेन करती है ना, कि भाई ये जो बच्चे हैं वो इस स्कूल के हैं, इस स्कूल के कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो एक सेम आइडेंटिटी बच्चों को देती है। अगर मैं आगे बात करूँ, क्लास में टीचर्स को विश करना, गुड मॉर्निंग विश करना, ये भी एक कल्चर का पार्ट है। क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, टीचर प्रेजेंट करती है टॉपिक को, बच्चे उसको सुनते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो भी हमारा कल्चर का ही पार्ट है। बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, बच्चे क्या सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं एक दूसरे की, है ना, एक दूसरे की कॉपरेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, तो वो भी हमारा कल्चर का पार्ट है। इसके अलावा बेटा ग्रुप फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल्स को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हमारे स्कूल में आपने देखा होगा जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उससे रिलेटेड एक बोर्ड डेकोरेट होता है ना, दिवाली हो या ईद हो, बोर्ड डेकोरेशन का काम होता है, ताकि अगर हर कल्चर के जो बच्चे हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, किसी को भी नेग्लेक्ट ना करना, सबको एक समान रूप से मानना, ये भी हमारे स्कूल कल्चर का पार्ट है। नेशनल डेज को हम सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में पार्लियामेंट बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट आपने देखा होगा, हाउस बनते हैं ना स्कूल में, टीचर्स होते हैं, कुछ बच्चों का हाउस बनाया जाता है, उस हाउस के बेटा बच्चों को चूज किया जाता है, टीचर्स को हेड बनाया जाता है, बच्चों को भी कुछ हेड बनाया जाता है। ये हाउस क्या करते हैं, हर महीने स्कूल में एक्टिव मतलब जो एक तरीके से स्कूल के वर्क में हेल्प करते हैं, जैसे कि साफ सफाई हुआ, असेंबली में हेल्प करना हुआ, बोर्ड डेकोरेशन का काम हुआ। तो स्कूल में पार्लियामेंट बनाया जाता है, हर हर महीने उनका ड्यूटी होता है। स्कूल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग स्कूल के बेटा छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो आपस में बेटा एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। सेमिनार्स होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड बेटा अलग अलग क्विज होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या करती है, स्कूल में कल्चर को प्रमोट करती है। तो स्कूल की इन एक्टिविटीज का रोल क्या है, अब यहाँ पे वही चीजों के बेटा रोल को यहाँ पे इलाबरेट किया हुआ है। अगर आप इन चीजों को समझ चुके हैं, ये जो मैंने एक्टिविटीज बताई, तो आप आराम से इनके आंसर को लिख सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, टोटल इरेज कर देती हूँ। तो पहला रोल क्या है, फोस्टरिंग एफर्ट एंड प्रोडक्टिविटी, विद्यालय में उत्पादकता, प्रयास का विकास करना,
मतलब जो क्वालिटी को डेवलप करना है स्कूल में। सेकंड हमारा क्या कहता है, इम्प्रूविंग collaborative activities that in turn promote better communication and problem solving। हम बच्चों में collaborative activities करवाएंगे जिससे कि बच्चे आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएं। मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी की बात हो गया। अच्छा, ये जो कोलैबोरेटिव और बेटा कोऑपरेटिव, दो वर्ड सुने होंगे आपने। कोलैबोरेटिव का क्या मतलब होता है कि बच्चे को हमने छोटे ग्रुप में बच्चों को बांट दिया, जैसे 5-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया और वहां पे कुछ भी टास्क दे दिया, कोई भी एक्ट उनको करने को दे दिया। अब वहां पे टीचर क्या करेगी, कोलैबोरेट का मतलब होता है कि ग्रुप परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देगी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देगी कि हर बच्चे ने क्या क्या परफॉर्म किया है। नेक्स्ट कहता है सपोर्टिंग सक्सेसफुल चेंज एंड इम्प्रूवमेंट एफर्ट। जो भी विद्यालय में जो परिवर्तन हो रहा है या फिर सुधार के काम हो रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करने के लिए हेल्प करना। building commitment and helping students and teachers identity with the school। अध्यापकों और छात्रों की जो पहचान है विद्यालय के साथ उनकी पहचान का निर्माण करने में उनको सहायता देना। जिसकी मैंने अभी यूनिफॉर्म की बात की थी, कुछ सेम एक जैसे बेटा कुछ वैल्यूज डेवलप किए जाते हैं, एक जैसे कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसको फॉलो करना होता है दोनों को। amplifying energy and motivation to of staff members and students। मतलब स्टाफ के जो मेंबर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स के अंदर बेटा अभिप्रेरणा को डेवलप करना, मोटिवेशन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, एक उनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करना। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है, आशावादी। मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी उनके अंदर डेवलप करना ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। टीचर किस चीज में परफॉर्म करेगा, टीचिंग में। स्टूडेंट किस में परफॉर्म करेगा, लर्निंग में, परफॉर्मेंस में। फोकसिंग अटेंशन एंड डेली बिहेवियर ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड। अब यहाँ पे जो भी दैनिक जो उनका दिनचर्या है, दैनिक व्यवहार है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बेटा उनकी अटेंशन पे ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर अटेंशन देना, फोकस करना, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है उनको ज्यादा प्रमोट करना। मतलब जो डेली बिहेवियर क्या होता है कि जैसे कि टीचर्स को विश करना है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना, किसी भी तरह का हरासमेंट नहीं करना, तो ये सब डेली बिहेवियर के अंदर आते हैं। इनको वैल्यू देना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से विजिबल होगा। ठीक है, अब विजिबल रहेगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू स्कूल कल्चर। अब जैसे कि स्कूल का जो बेटा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे क्या काम करे जिससे कि स्कूल कल्चर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। तो पहला काम होता है एक मिशन बनाना, एक विजन बनाना। विजन मतलब एक दृष्टिकोण को विकसित करना। एक दृष्टिकोण विकसित करना किसके अंदर, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, है ना, जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण का विकास करना, एक विजन का विकास करना कि आखिर आपका विजन क्या है, आप अपने स्कूल को किस मुकाम पे देखना चाहते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस मुकाम पे देखना चाहते हो, उससे रिलेटेड एक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट क्या कहता है, अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ पर्पसफुल लैंग्वेज, एक्शन एंड रूटीन्स designed to make students and other stakeholders feel welcome, comfortable, important and understood। अब ये कहता है कि जो भी आपके बेटा रिप्रेजेंटेटर्स हैं, जो भी आपके बेटा स्टूडेंट, आपके टीचर्स हैं, उनमें एक बहुत ही एक आरामदायक, है ना, एक आपस में एक दूसरे को समझने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया का विकास करना है, एक विशेष उद्देश्यपूर्ण भाषा क्रियाओं का विकास करना है, डिजाइन बनाना है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो आपके बेटा करता जो होते हैं, उनके अंदर समझ विकसित हो, आपसी समझ विकसित हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एक पर्पसफुल बेटा भाषा और क्रिया का विकास करना, जिससे कि जो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा कर पाए, पहचान कर, है ना। आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच पिलर। जो भी हमारे पिलर हैं, देखिए स्कूल के पिलर्स क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं। स्कूल का पिलर क्या है, टीचर, स्टूडेंट्स,
एंड करिकुलम। यही तो है ना 3 पिलर। अब तीनों पिलर क्या काम करेंगे बेटा? तीनों पिलर बेटा एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे की नीड्स को पहचानेंगे और बेटा चेंजेस के लिए काम करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अ फोकस ऑन क्वालिटी इंक्लूडिंग क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी इंटरैक्शन एंड अ साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है बेटा? गुणवत्ता की बात की जा रही है। गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अब गुणवत्ता किस किस में सुधार किया जाए? निर्देशन की गुणवत्ता, अंतः संबंध की गुणवत्ता और सुधार की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, उस पर फोकस किया जाए, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअल अटेंशन टू क्रिएटिंग अ पैशनेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कल्चर बिल्डिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्षमता का विकास करना, क्षमता कौशल को विकसित करना, कॉम्पिटेंट लेवल को बढ़ाना, और अपने काम के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेटा पैशनेट हो, मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, जानने की इच्छा रखते हो, बहुत ही इच्छा से अपने काम को करें, उन सारी चीजों को डेवलप करना है। तो ये बेटा हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स थे जो कि स्कूल कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने बेटा थर्ड यूनिट का 3.1 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन स्कूल, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ आइडियल हेडमास्टर। हेडमास्टर जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, मुख्य अध्यापक, उसके बेटा इसमें गुण पूछे गए हैं, है ना, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी पेज नंबर 143 पे दिया हुआ है। मैं पेज नंबर भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन का क्या नाम है? क्वेश्चन में मेंशन कर देती हूँ। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन स्कूल? Describe the qualities of headmaster। ठीक है। हिंदी में क्या क्वेश्चन है बेटा? स्कूल में या विद्यालय में, स्कूल में प्रशासनिक नेतृत्व क्या है? एक आदर्श प्रधानाध्यापक, हम इसे मुख्य अध्यापक लिख लेते हैं। एक आदर्श मुख्य अध्यापक के गुणों की चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। चर्चा कीजिए। ये पेज नंबर बेटा 143 पे गिवन है। तो पहले तो आपको बेटा उसकी क्वालिटीज बतानी है। इससे अगला जो क्वेश्चन है बेटा उसकी ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब से यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है बेसिकली लीडरशिप। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन स्कूल। तो सबसे पहले आप इसका आंसर करेंगे कि भाई स्कूल में
जो प्रशासनिक नेतृत्व है उसका अर्थ क्या होता है? तो हम इसका आंसर बेटा मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सिंपल सा है, तो लिख लेंगे बेटा लीडरशिप इज द प्रोसेस, लीडरशिप इज द प्रोसेस leadership is the process whereby one individual influences other members of the group towards the attainment of defined goals or objectives of organization। मतलब किसी भी, देखिए नेतृत्व का क्या मतलब है? नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूहों को प्रभावित किया जाता है ताकि वो पूरा समूह उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्कूल लीडर्स improve teaching and learning indirectly on staff and, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, indirectly and most powerfully through their influence on staff motivation, commitment and working condition। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, उसकी बेटा डेफिनेशन से कर दिया कि भी स्कूल लीडरशिप आखिर होता क्या है। अब अगर दूसरा हमने यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्कूल हेडमास्टर, क्या होना चाहिए इसकी क्वालिटी बेटा? देखिए सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है? गुड हेल्थ। सबसे पहला क्वालिटी क्या है? अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं, गुण की बात करूं, तो अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है ना। दूसरा बेटा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा हो, कॉन्फिडेंट हो। शुड हैव अ विजन, एक उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? एक विजन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और साइंटिफिक एटीट्यूड हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इसको तो आप अपने शब्दों में भी इलैबोरेट कर सकते हो। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा उसका बेटा सेंस ऑफ ह्यूमर हो। डिसीजन मेकर हो, निर्णय लेने की क्षमता हो। इसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, हमेशा आगे की सोचे, है ना, और अच्छा सोचे।
सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड हो, संगठित हो और अपने संगठन का सुरक्षा भी करे, नॉलेजेबल हो, वेल क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो। तो ये सारी बेटा क्वालिटीज होनी चाहिए एक हेड मास्टर में। ये तो आप बेटा अपने आप ही कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज हमने बेटा 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आप इनके नोट्स बनाएंगे सबसे पहला काम, और नोट्स बनाने के बाद आप इनके बेटा जो भी रटने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। हर ऑप्शन को, हर बेटा इसके आंसर को आप एक एक बार बेटा ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने वर्ड्स में भी उस आंसर को लिख सकते हो, है ना। क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है। तो ये हमने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि इस यूनिट में थोड़ा सा ये यूनिट बहुत लंबा है। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारी ड्यूटीज का है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ हेडमास्टर, स्कूल हेडमास्टर। तो ये भी बहुत ही इजी है कि एक ड्यूटी क्या होना चाहिए एक हेडमास्टर का। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा 149 पे दिया हुआ है। तो एक हेडमास्टर का ड्यूटी क्या होना चाहिए? सिंपल सा ड्यूटी होना चाहिए। एक अपना जो आपने क्वालिटीज लिखी हैं उसको आप कुछ मैनिपुलेट करके हम ड्यूटीज में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि पंक्चुअल हो, कोलैबोरेटिव आइडियाज लाए, कोऑपरेट करे स्कूल के एम्प्लॉइज के साथ। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो, डोमिनेंट हो, है ना, पॉजिटिव वर्क करे। तो इस तरह के हम ड्यूटीज मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में कम से कम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो। टीम लीडरशिप क्या होती है और हेड मास्टर का टीम लीडरशिप में क्या रोल है, टीम लीडरशिप का मतलब क्या है, उसके एम्प्लॉय लीडरशिप की बेटा आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो वही कुछ क्वेश्चन है, एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, हम उनको बेटा कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। प्लीज इनके नोट्स बनाएंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। तो आज जो हमने कंप्लीट किया ये किस कोर्स का था? जीबीटी। मैं जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेकेंड ईयर पेपर 2 यूनिट 3। ठीक है। हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। पहले हमने क्या किया, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज इन द क्रिएशन ऑफ कल्चर। और थर्ड क्वेश्चन हमने अभी क्या किया है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन स्कूल, और हेड मास्टर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बेटा आंसर आपको मेंशन करके बता दिया। ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। आप लोग नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे आप लोग। और जैसे कि आप सबको पता है बेटा केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको बहुत ही नॉर्मल मत लीजिएगा, अपना केयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए बेटा अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।